गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव कोसवाल आपका अपने आपके सबके चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ये चैनल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इसके करंट कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। आने वाली भर्तियाँ हैं, अपकमिंग भर्तियाँ हैं, कुछ चल रही हैं, सबके लिए करंट अफेयर्स बहुत आवश्यक है, जिसका नाम है डेली डोज। 10 क्वेश्चन लेके आते हैं हम। 10 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजी के इसमें हम बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय की नज़ाकत को समझते हुए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। हाँ, पहले तो हमारी मोटिवेशनल थॉट रहती है जिसका नाम है खुद पर हमेशा विश्वास रखो। खुद पर हमेशा विश्वास रखो, बात आई समझ में। दूसरे के ऊपर नत रखो, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये ध्यान रखेंगे। खुद पर क्या रखो? विश्वास रखो। ठीक, अगर खुद पे विश्वास रखोगे तो आप नई ऊंचाइयों तक, निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचते जाओगे और कभी रुकोगे नहीं, कभी थमोगे नहीं। ठीक है, हमारा स्लोगन भूल गए थे, मॉर्निंग टी विद मी। तो आप लोग भी एक चाय कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें खुद पर विश्वास रखो। ठीक, अगर अपने आप पे विश्वास कर रखा है, ठीक है, लोग कहते हैं ईमानदार बनो पढ़ाई में। अब मैं सोचता था ईमानदारी क्या साहब पढ़ाई में, मैं सोचता था मैंने कौन से पैसे मिल रहे हैं, बेईमानी कहाँ की कर रहे हैं। बाद में समझ में आया ईमानदार मतलब खुद के प्रति ईमानदार बनो। फॉर एग्जाम्पल, घर वालों को दिखाने के लिए किताब तो उठा ली, लेकिन पढ़े कोने में देख रहे हैं कुछ और, मोबाइल में देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो ईमानदारी से दूर लेके जाती हैं। तो खुद पे विश्वास रखोगे, ईमानदार बनोगे, तो निश्चित ही सफलता आपके चरणों में होगी। आगे चलते हैं। विश्व खाद्य भारत 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। याद रखना, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? भारत मंडप में किया गया। विश्व खाद्य भारत, ये एक पूरे वर्ल्ड के साथ भारत को जोड़ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है सरकार का टारगेट है किसानों की आय को दुगना करना, किसानों की आय को दुगना करना। तो अब खाद का मतलब क्या होता है? फूड कहाँ से आएगा? किसान से, क्योंकि किसान ही फूड निर्माता है। अन्नदाता, हमारा अन्नदाता किसान है। तो किसान अन्नदाता है, तो इसीलिए ये योजनाएं चल रही हैं जिससे पूरे वर्ल्ड के ग्लोबलाइजेशन किया जाए। और प्रोसेस फूड, मैंने बताया था ना, प्रोसेस फूड क्या होता है? गेहूं से अगर हम ब्रेड बना लें, ब्रेड और क्या बना लें, क्या कहते हैं, बिस्किट बना लें, ये सारे के सारे प्रोसेस फूड होते हैं। और प्रोसेस फूड की आप जानते हैं डिमांड ज़्यादा है। बिस्किट खाना पसंद कर रहे हैं लोग, गेहूं खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी चावल से कोई और चीज़ बन जाना, तो प्रोसेस फूड होते हैं। तो प्रोसेस फूड को ऊपर ले जाना, तो यहाँ पर यह रखें, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण प्रदर्शनी है जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाना है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत आगे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? ग्लोबलाइजेशन तक ले जाना है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन तक हम लेके जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, जिसका स्लोगन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, बहुत ही जरूरी स्लोगन है स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब होता है किसी भी शहर, किसी भी जगह, कहीं पर भी अपना कोई भी ऐसा चीज़ शुरू कर लें आप जो आपके लिए बिजनेस को आगे बढ़ाए, उसको कहते हैं स्टार्टअप। कुछ भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है ये। ठीक, बहुत स्टार्टअप है। स्पेस में स्टार्टअप आ गए हैं, एजुकेशन में स्टार्टअप आ गए हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ये भी जो है स्टार्टअप का ही एक रूप है। और स्टार्टअप चल बहुत दिन से रहा है। कब से चल रहा है मैं बताऊंगा, अभी 2016 चल रहा है, लेकिन अब जाके इसका कॉन्क्लेव किया गया है, लोगों को बुलाया गया है, समझाया गया है, बहुत सारे लोगों को बैठाया गया है, भारत के स्टार्टअप के बारे में बताया गया। फॉर एग्जांपल ये देखिए, स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजन गुजरात के, अच्छा हाँ आंसर नहीं बताया था मैंने, ये देखो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन है। इसका उद्देश्य नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ाना है। ठीक, किसको बढ़ाना? उद्यमिता। उद्यमिता क्या होती है? लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेसमैन बनाना है, इसका बढ़ावा है। तो देखो, स्टार्टअप इंडिया पहल जो लॉन्च हुई थी 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मैं स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी
चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। अटल नवाचार मिशन कब हुआ था? 2016 में, ये भी इससे संबंधित है। ठीक, स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना 6 अक्टूबर 2016 को हुई है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्पायर योजना। एस्पायर योजना 2015 में, तो ASPIRE, इसका अर्थ है नवाचार ग्रामीण उद्योग उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना। अभी इंग्लिश में बता दूंगा मैं इसको। फिर उसके बाद आइए मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी। ये भी क्या करती है? लोन देती है। किस काम के लिए देती है? स्टार्टअप के लिए लोन देती है। छोटे छोटे से लेकर बड़े लोग चीज़ों तक लोन देती है। और ये 8 अप्रैल 2015 को डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि 2017 में लॉन्च हुई है। ये सारी की सारी योजना बनाई। अभी UPPSC का पेपर आने वाला, गारंटेड बता रहा हूँ, इनमें से एक योजना आने वाली है, गारंटेड बता रहा हूँ। यही आ सकता है अटल नवाचार मिशन कब शुरू हुआ। ठीक, बस यही आएगा, सादे सीधे कुछ नहीं आएगा, बस कब शुरू हुआ, एस्पायर कब शुरू हुआ। तो 15-16 में कन्फ्यूजन करके दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए इसको पढ़ लो। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया एस्पायर योजना के बारे में, हम इंग्लिश में बता देते हैं। ए स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री, इंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एस्पायर से ए तो ये हो गया, एस ये हो गया, पी ये हो गया, आई ये हो गया, आर ये हो गया और ई ये हो गया, एस्पायर योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? विज्ञान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क क्या है? यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। किसने कराया? किसने कराया? यूएनओ नहीं कराया भाई। साइंस समिट 2025 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का, इसका सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान किया गया, सेशन चल रहा है, सभी देश भाग ले रहे हैं, भारत का भी भाग ले रहे हैं, भारत का रिप्रेजेंटेटिव भाग ले रहा है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों की भूमिका पे चर्चा होगी। ये याद रख लीजिए, 17 गोल है। चलो मैं कल बता दूंगा, आप फिर भी याद कर लीजिए। 17 गोल है। कब तक पाने? 2030 तक पाने हैं, यूएनओ के हैं, 2030 तक पाने। और सुन लीजिए, ये कब शुरू हुए थे? 2015 में शुरू हुए थे, 2015 में। और सुन लीजिए कि इससे पहले इनका नाम क्या था? MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, MDG था। और MDG को क्या कर दिया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो याद रखेंगे कितने गोल हैं? 17 गोल हैं और 2030 तक हमें प्राप्त करने हैं, सभी देशों को प्राप्त करने हैं। अब आ जाओ यूएनओ पे। यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर, ये भी याद रखेंगे। 24 अक्टूबर यूएनओ डे मनाया जाता है। इसी दिन यूएन का चार्टर भी लागू हो गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष बेल्जियम के विदेश मंत्री, याद रखेंगे, पॉल हेनरी स्पॉक थे। पॉल हेनरी स्पॉक थे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके अन्य कार्यालय कहाँ? जिनेवा में है, नैरोबी में है, वियना में है, हैग में है, अन्य कार्यालय हैं ये, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 4 अंग है इसके। 4 अंग में क्या होता है? देखो, ये तो है जनरल असेंबली, जिसका सत्र चल रहा है, प्रतिवर्ष सत्र चलता है, और इस सत्र में ही जो है क्या कहते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक, भारत के भी अध्यक्ष चुने गए। कौन बताएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सबसे पहले कौन सी महिला और कौन से पुरुष हमारे जो है इस सत्र में जा चुके हैं अध्यक्ष के तौर पर। यह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें, टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं भाई? 15 सदस्य। 15 सदस्यों में से 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, जिनको P5 के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? P5 के नाम से जाना जाता है। ठीक, P5 को बता दूं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले USA है, थोड़ा रूस है, इसका चीन है, एशिया से एक ही है चीन, और चौथे नंबर पर है UK, और 5वें पे फ्रांस। ये पांचों के पांचों देश हैं, पांचों के पांचों देश, इनको वीटो पावर मिली हुई है। क्या मिली है? वीटो पावर मिली हुई है, वीटो की शक्ति मिली हुई है। ठीक, और बाकी के जो 10 सदस्य बचे, यहाँ से आ जाए, 10 सदस्य लेकर अपने इधर, 10 अस्थायी होते हैं। इनका हर 2 साल में 2 साल में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। कितने साल में? 2 साल में रिटायरमेंट, हर 2 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। तो सुरक्षा परिषद समझ गए। यह है आर्थिक सामाजिक परिषद, इसको कहते हैं इकोनॉमिक सोशल स्कोस, ऐसे करके, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके परिषद है, काउंसिल है। तो ये आर्थिक सामाजिक परिषद क्या है? ये जितने भी आर्थिक मुद्दे हैं और सामाजिक मुद्दे हैं यूएनओ से रिलेटेड, उसको देखती है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अच्छा, ये सचिवालय है, सचिवालय इसका काम करने के लिए। ट्रस्टीशिप है, न्यास परिषद जिसको कहते हैं। तो आप 1 2 3 4 5 का तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। अच्छा, इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बारे में एक बात सुन लो। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में 15 जज 9 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। पहले कौन थे हमारे? नागेंद्र सिंह। भारत के पहले कौन थे? नागेंद्र सिंह, इंटरनेशनल कोर्ट में। ठीक है, बात आगे समझ में। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में, बाकी पांचों का हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क में। मैं आशा करता हूँ कि आपको यूएन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एआई की गहराई में गोता लगाकर बाहर निकलने वाले हैं, ये मैंने आप लोगों को बताई थी इंग्लिश में। ठीक है, अब आ जाते हैं एआई की गहराई के बाद की बातों में। लिविंग ब्रिज अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया कीर स्टारमर। कौन है ये? ये हैं यूके के पीएम। ऋषि सुनक को हटने के बाद यही बने थे, तो ये पीएम बन गए हैं। ये क्यों किया गया? अभी एफटीए चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूके ने भारत के साथ करने की परमिशन दे दी है, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया है। ये भारत की तरफ से दिया गया। किसने दिया? भारत ने दिया। ये वाला अवार्ड किसने दिया? भारत ने दिया। भारत ने दिया। क्या दिया है देखो, अब मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत ब्रिटेन के संबंध मजबूत करने के लिए लिविंग ब्रिज, मतलब एक साथ रहने और जोड़ने के लिए ब्रिज का अवार्ड दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्टर भारत और ब्रिटेन के घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन और भारत के बीच में एफटीए को सुरक्षित करने के लिए दिया गया। एफटीए का एग्रीमेंट हो गया लगभग, समझ लीजिए। अब क्या होगा? भारत में यूरोप की चीज़ें क्या होंगी, वो सॉरी यूके की चीज़ें क्या होंगी? सस्ती आएंगी, और भारत की चीज़ें भी वहाँ सस्ती पहुँचेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुक्त व्यापार हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे अब ये लोग। भारत ब्रिटेन के व्यापक आर्थिक समझौता सीईटीए, ये सीईटीए बहुत दिन से चल रहा है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करके है। ठीक है, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसको दे दिया गया। ठीक है, अच्छा याद रखना, दुगना करके 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है। ठीक। किस देश ने आयरन बीम नाम की मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो साहब ये इजराइल है, याद रखेंगे, इजराइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी दिन अभी बीच में इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद समझा दूंगा आप लोगों को, क्या है क्या नहीं है जो झगड़ा चल रहा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब बिना पेपर वर्क करते हुए आपको जो है क्या कहते हैं, न्याय मिल जाए, सारी सुविधाएं मिल जाए, इसको कहते हैं ई गवर्नेंस। तो इसका किया गया विशाखापट्टनम में। ये कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं पढ़ना है। बर्कला क्लिफ, ये अभी यूएन, मैंने बताया था यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट आई थी, सात स्थलों को रखा गया है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है वो वाली लिस्ट जिसमें अस्थायी तौर पर रखे गए, अस्थायी सूची पर रखे गए। तो बर्कला क्लिफ उसमें से एक है। तो मैंने बताया था केरल में है, ये याद रखेंगे, कहाँ? केरल में। आंध्र प्रदेश की मुर्रा मिट्टी को भी रखा गया है, तो केरल में है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। टेंटेटिव लिस्ट है, लेकिन ये पक्की है, समझ लीजिए कि ये यूनेस्को में शामिल होने वाले हैं। कितने हो गए थे? 69 स्थल हो गए थे, याद करो, अभी परसों की क्लास में पढ़ाया था, 69 स्थल हो गए हैं। 69 देखो 62 थे, याद करो 62 थे, 62 में मैंने 7 जोड़ा था, 69 हो गए थे। 7 स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया, उनमें से केरल की है। किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा स्कूल अभियान हैकोथन विकसित भारत बिल्डथॉन अभियान कराया? ये शिक्षा मंत्रालय की पहल होगी, और शिक्षा मंत्रालय पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? जिसने 23 सितंबर 2025 को 7 साल पूरे किए। इसका मतलब 7 साल पहले आई थी तो इंपॉर्टेंट हो जाती 23 सितंबर को। ये है आयुष्मान भारत योजना। क्या है इसके अंदर? प्रति परिवार 5 लाख तक का क्या देना है? बीमा है। कैसा? मुफ्त। तो इसको कहते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। 27 सितंबर 2018 को, याद करो, रांची झारखंड से शुरू हो गई थी, तो याद रखना 2018 में शुरू हुई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है अभी जो यूपीपीएससी में, एक तरफ योजना दे देगा, एक तरफ सन लगा के दे देगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 55 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी, कहाँ 55 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हैं। ये योजना पूरे भारत में कैशलेस, पेपरलेस का प्रति परिवार, याद रखें, प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार 5 लाख तक का कवर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति परिवार है।
ठीक, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ये आ गया ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण चर्चाओं में रहा बैरन द्वीप कहाँ है। तो बैरन द्वीप साहब अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी पर्वत हैं, नरकोंडम और एक है बैरन। बैरन क्या है? एक्टिव है, याद रखेंगे इसको। एक्टिव का मतलब सक्रिय। यह है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब सुसुप्त। 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। कितने? भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं। 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सक्रिय, सक्रिय मतलब एक्टिव, जिसमें लगातार क्या निकलता रहता है? धुआं निकलता रहता है। दूसरे होते हैं डोरमेंट, डोरमेंट मतलब सुसुप्त, सुसुप्त जिसमें कभी कभी निकलता है लावा। तीसरे होते हैं मृत, जो पूरी तरीके से समाप्त हो गए होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं इसमें 2-4 बातें बता दूं। जैसे ज्वालामुखी ये है, ये ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी के अगर अंदर रहेगा तो उसको कहते हैं मैग्मा, और अंदर से बाहर आके ऐसे 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 फैल कर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने पे क्या कहेंगे इसको? लावा। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, उल्टा। याद रखना है, ये क्या होगा? लावा। और ये ठंडा हो जाएगा तो ये कहलाता है मैग्मा। और जब ज्वालामुखी मृत हो जाता है तो यहाँ जो होती है ना, ये गड्ढा हो जाता है, इसको कहते हैं क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी का मुंह। और जब इस पर पानी गिरने लगता है तो इसको कहते हैं क्रेटर लेक। झील बन जाती है क्रेटर लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, योर चैनल। और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आगे तक हमारी बात पहुँचाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।